स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में और शुरू करते हैं अपना रोज़ का प्रोग्राम 5 का पंच। आज तारीख है 21 नवंबर। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं या बता लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक जो आज डिस्कस करने हैं। वो है सिडबी है, इंडियन नेवी, रेरा एक्ट, सीपीसीबी और पॉड होटल्स। इनके बारे में आज हम जानेंगे। सो हियर वी गो। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है सिडबी। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि सिडबी ने गूगल के साथ हैंडशेक किया है टू सपोर्ट हमारे जो एमएसएमई सेक्टर्स है उसमें। जैसे कि पता है सिडबी का जो फुल फॉर्म है या सिडबी स्टैंड्स फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब एक बैंक की तरीके से काम करता है, एक स्टेचुटरी बॉडी है। सिडबी जो हमारे एमएसएमई होते हैं, एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, छोटे छोटे जो हमारे उद्योग होते हैं उनको फिनांस प्रोवाइड करता है और उन जो फिनांस देते हैं उसको रेगुलेट भी, मतलब उनका जो मॉनिटरिंग होता है वो भी करता है। एक पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू ये बॉडी बनाई गई थी, क्योंकि स्टेचुटरी बॉडी है, इट मीन्स कि कोई ना कोई एक्ट ज़रूर होगा। तो 1990 में इस बॉडी का गठन हुआ था। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी ये है कि बस हमें ये याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका मेनली का दिल्ली है, कुछ का मुंबई है, बट सिडबी का लखनऊ है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में स्ट्राइक कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स में कभी कभी पूछ लेते हैं और हमें अगर नहीं पता होता है तो सोचते हैं दिल्ली या मुंबई कुछ बड़ा ही लगा देते हैं, बट ये लखनऊ में है। और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं उनका अपॉइंटमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। आप लोगों ने काफ़ी ध्यान दिया होगा कि मैं अपॉइंटमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, बताता ज़रूर हूँ। एक्चुअली ये बहुत ही क्या बोल सकते हैं, पसंदीदा क्वेश्चन होता है यूपीएससी का या स्टेट पीएससी का, कि वो अपॉइंटमेंट्स के बारे में ज़रूर पूछ लेते हैं कि कौन अपॉइंट करता है। तो मेनली प्रेसिडेंट ही करते हैं, बट ऐसी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो अपॉइंटमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है अप्रैल 2021 में। मिस्टर एस रमन हमारे नए सिडबी के चेयरमैन हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो इंडियन नेवी है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी हमारे पीएम ने नेवी को एक एडवांस इलेक्ट्रिक वॉरफेयर सिस्टम जिसका नाम है शक्ति, वो हैंड ओवर किया है नेवी को। इसमें एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है छोटे मोटे एग्ज़ाम्स के लिए कोई एग्ज़ाम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता बट फिर भी जो हमारे ऐसे जो स्टेट पीएससी या और अदर एसएससी जो कंडक्ट करवाती एग्जाम्स का, उसमें कभी कभी पूछ लेते हैं कि शक्ति क्या है। तो शक्ति इज़ एडवांस इलेक्ट्रिक वॉरफेयर सिस्टम इंडिया का। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि नेवी क्या है। तो नेवी इज़ नेवल ब्रांच ऑफ इंडियन एयरफोर्स, जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं, सॉरी जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं उसका एक नेवल ब्रांच है। और जितने भी आर्म्ड फोर्सेस होती हैं उन सबका जो सुप्रीम कमांडर होता है वो प्रेसिडेंट होता है। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या जो हमारा कोस्टल गार्ड है, इन सब का जो इस सुप्रीम कमांडर होता है वो प्रेसिडेंट होता है। तो ये भी बता दिया। कब फाउंड हुआ था? तो वैसे ऐसे तो नहीं था कि नेवी था नहीं, बट लीगली जो इंडियन नेवी फॉर्म्ड हुई वो 26 जन 1950 को हुई। रोल या उसके वर्क्स जो है वो क्या है, ये फंक्शंस वो यही है कि नेवल वारफेयर, अगर हमें किसी से युद्ध लड़ना पड़ता है देन नेवी काम आती है। वो नेवल वारफेयर समझ गए होंगे, जो हमारा ओशियन के थ्रू या जो वाटर बॉडीज़ के थ्रू जो वॉर होगा। फोर्स प्रोजेक्शंस, सी लिफ्ट, न्यूक्लियर डिटरेंस, ये सब करते हैं। नेवी डे ऑब्जर्व किया जाता है 4 दिसंबर को। अब आप ये बताइएगा, सोचिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि 4 दिसंबर को ही क्यों नेवी डे ऑब्जर्व किया जाता है। हालांकि जब ये फाउंड हुआ था 26 जैन को, तो जनरली जब जिस दिन जिसका फाउंडेशन डे होता है उसी दिन हम उसका डे ऑब्जर्व करते हैं, बट 4 दिसंबर क्यों करते हैं? और वीडियो के साथ आप बने रहिए, मैं आपको लास्ट में ज़रूर बताऊंगा कि क्यों करते हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए कन्फ्यूजिंग होता है वो हो जाता है कि हम मतलब मिस कर बैठते हैं, मिस्ड अप हो जाते हैं कोस्टल गार्ड्स और इंडियन नेवी के फंक्शनिंग में। तो आज मैं थोड़ा सा यहाँ ब्रीफ करूँगा आपको कि हमें मतलब मिस्ड अप नहीं होना है कोस्ट गार्ड्स के साथ, क्योंकि कोस्ट गार्ड जो है वो 4th ब्रांच ऑफ आर्म फोर्सेस है।
आर्म फोर्सेस में 4 ब्रांचेज़ हैं। एक तो हमारा एयरफोर्स हो गया, दूसरा हमारी आर्मी होगी, तीसरा हमारा नेवी हो गया, और जो फोर्थ वन है दैट वन इज़ कोस्ट गार्ड। अब कोस्ट गार्ड की जो फंक्शनिंग होती है वो जो मतलब हमारे जो सेफ्टी और प्रोटेक्शंस होते हैं लैंड या ऑफशोर टर्मिनल्स का, जो फिशर्स होते हैं, इकोलॉजी असिस्टेंस, ये जो जितने हमारी चीज़ें होती हैं ना, वो कोस्ट गार्ड करता है। और नेवी क्या करता है, इंटरनेशनल ट्रेड, रूट क्लियरेंस, वॉर अगर किसी के साथ होता है तो ये दे मेनली मतलब टैकल करते हैं। हम कोस्ट गार्ड को ये भी मान सकते हैं कि जो हमारी कोस्टल लाइन है ना, उसका जो प्रोटेक्शन होता है वो कोस्ट गार्ड करते हैं। और अगर हमें रूट का सी रूट फॉलो करना है या इंटरनेशनल ट्रेड पे जाना है तो हमारा इंडियन नेवी उस टाइम पे काम करता है, उसका वो फंक्शनिंग है। तो आई होप अब आपके समझ में थोड़ा बहुत आ जाएगा। हम एक छोटा सा इसमें लिंक ये भी कर सकते हैं कि जैसे हमारा जो सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, एसएसबी है, और ये क्या है, ये भी हमारी फ्रंट लाइन जो आर्मीज़ हैं उनमें आता है, और हमारी जो मेन इंडियन आर्मी है। तो इन दोनों का फंक्शनिंग हल्का सा थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है। अ, वैसे ही कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी का है, बट कोस्ट गार्ड डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, और एक ये आर्म फोर्सेस का ही पार्ट है। आगे अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, उसमें हम बताएंगे रेरा एक्ट क्या है। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो रेरा रूल्स हैं ना, लॉज हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि अ, ऐसे थे जिन जो संपत्ति से समझ में नहीं आते थे, ना ही बायर्स के लिए और ना ही सेलर्स के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ नए रूल्स एक्सप्लेन किए हैं सिंपल वर्ड्स, तो इस वजह से रेरा न्यूज़ में था। रेरा होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। रेरा जो है वो रियल इस्टेट रेगुलेशन एक्ट 2016 है। क्यों आया ये, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, इस वजह से क्योंकि ये एक्ट जो है वो जो होम बायर्स होते हैं उनको काफ़ी हेल्प करता है, और जो हमारा रियल इस्टेट इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी बूस्टअप करता है। इसकी फंक्शनिंग क्या होती है एक्चुअली, जैसे अभी बताया कि होम बायर्स के लिए ये बहुत अच्छा एक्ट है। इसमें क्या होता है कि इसका मेन फंक्शन ये होता है कि अगर कोई रियल इस्टेट है, मतलब कोई ऐसा है प्रॉपर्टी है जो लोग ले रहे हैं, उनके लिए प्रोविजंस कुछ बनाता है। 70% सिक्योरिटी मनी जो होती है वो एक सेपरेट अकाउंट में पहले से ही रख लेते हैं, जिसको एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं। अब आप ये भी सोचिएगा कि एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, और बने रहिए हमारे साथ, हम आपको लास्ट में ज़रूर बताएंगे कि एस्क्रो अकाउंट क्या है। जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं सबकी ट्रांसपेरेंसी होती है। ये रेरा एक्ट में पूरा डिफाइन है, और रेरा रेरा एक्ट का जो भी सर्टिफाइड सेलर होगा वो इन नॉर्म्स को फॉलो भी करेगा। रेरा अप्लाइड टू कमर्शियल बिल्डिंग्स, बताया ना, जो भी जितनी भी चीज़ें होंगी जो कि रियल इस्टेट से रिलेटेड हैं और जिसका एरिया 500 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है, वो सारे रेरा एक्ट के अंदर में आएंगे। और रेरा एक्ट के अंदर यही है कि जो उसके रेगुलेशंस हैं, जो उसके प्रोटोकॉल्स हैं, वो उस जो भी वो जिसका वो बिल्डिंग या अपार्टमेंट या प्रॉपर्टी होगा वो उसको फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसी रेरा के तरीके से एक सिमिलर बॉडी और भी है जिसको हीरा बोलते हैं, HIRA, हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये 2018 में बनी। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, एक्चुअली इस टॉपिक के साथ इसका कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी एक अगर रेरा और हीरा आ जाता है तो बता देते हैं कि इसका क्या है कि जैसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कोस्टल लाइन के आसपास हैं, तो वहाँ पे जो हमारा रिस्क है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो वहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन पे कितना ज़्यादा रिस्क है, कितना ज़्यादा रिस्क नहीं है, इस चीज़ को असेस कौन करेगा। अब अगर कोई प्राइवेट बॉडी करेगी तो ऑब्वियसली वो तो जिस जहाँ से पैसा मिलेगा, कहना तो नहीं चाहिए, बट वो मतलब वो इन्फ्लुएंस हो जाएंगी किसी न किसी वजह से। तो ये गवर्नमेंटल अथॉरिटी है हीरा, हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेटरी अथॉरिटी, और ये रिस्क असेस करती है सर्टेन प्रॉपर्टीज़ का कि यहाँ पर किस किस तरीके का रिस्क होगा। तो दो हैं। रेरा एक्ट हमें ये बताता है कि हमारा जो रियल इस्टेट है उसको कुछ नॉर्म्स हैं, जैसे सिक्योरिटी मनी हो गया, जो ट्रांजैक्शंस हैं उन पे ट्रांसपेरेंसी होगी, हमें जो रूल्स हैं उनको वो सारे देने पड़ेंगे। ये बिल्डर्स जो रहते हैं उनको रेरा ही एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है कि हाँ ये कंपनी या ये बिल्डर्स का जो भी प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, और रेरा एक्ट के तहत इसके सारी जो नियम नियम हैं
वो पाए गए हैं, तो एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट रेरा एंड हीरा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। न्यूज़ में क्यों है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि न्यूज़ में इस वजह से है कि आपको पता है ना, दिल्ली की हर साल जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो अभी जो सीपीसीबी है उसने रिपोर्ट्स किया है कि दिल्लीज़ जो एयर क्वालिटी है वो वेरी पुअर कैटेगरी में आ गई है। तो ये थोड़ा सा हो सकता है टाइम ले ले ये टॉपिक समझाने के लिए, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सीपीसीबी है क्या। तो सीपीसीबी तो हो ही गया, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये भी एक स्टेचुरी बॉडी है, मतलब किसी न किसी एक्ट से बनी है। इसके बाद ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज। वो एक्चुअली मैंने ENV लिखा है, तो उसका शॉर्ट फॉर्म है इन्वायरमेंट का, तो वो समझ जाइएगा। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1974 दो एक्ट के साथ। एक तो वाटर एक्ट आया था उसके साथ, और फिर 1981 में एक आया एयर एक्ट, या हम नॉइज़ एक्ट बोल सकते हैं। तो जब ये बना था, मतलब सीपीसीबी की ज़रूरत पड़ी कि हाँ पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, उसको हमें कंट्रोल मेजर्स करने के लिए कुछ कोई बॉडी बनानी चाहिए। तो वाटर एक्ट के तहत एक बॉडी बनाई गई जिसको सीपीसीबी बोली। कब बनाई गई? 1974 में। इसके बाद 1981 में एयर एक्ट आया, नॉइज़ एक्ट आया। उसमें क्या हुआ कि उसमें ये बताया गया कि उसमें भी बहुत सारे पावर्स थे कि, या उसका फंक्शनिंग था कि हमें कितना जो हमारे पोल्यूशन रेट हैं उनको कैसे रखना है, क्या क्या नहीं रखना है। जो हमारा बहुत ज़्यादा उत्सर्जन होता है गाड़ियों के धुओं से, या सल्फर डाइऑक्साइड से, और बहुत सारे उनसे, उन पे कितना हमें रखना है, इंडस्ट्रीज़ पे कितना हमें कंट्रोल रखना है, जो हमारे ईंट में जो ब्रिक्स फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, उसको कैसे रखना है। तो जब एयर एक्ट आया तो उसके भी प्रोविजंस इसके साथ ही ऐड कर दिए गए, जो हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड था। अब इसका काम क्या होता है? ये काम क्या करता है? ये एडवाइस करता है गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। किसके लिए? कॉम्बैटिंग ऑल काइंड्स ऑफ पॉल्यूशंस, क्योंकि सारे पॉल्यूशंस को कैटर करता है। अब मेन बात आती है कि जो दिल्ली का एयर पोल्यूशन है या एयर क्वालिटी है वो इतनी कैटेगरी में कैसी है। तो ये क्या करता है कि इसमें 6 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है पूरे जो एयर की क्वालिटी है उसको। अगर 0 to 5 पॉइंट्स देता है, अगर सीपीसीबी पॉइंट्स जनरेट करता है कि आप मतलब इस स्टेट का या इस सिटी का जो एयर क्वालिटी है वो कितना है, तो वो एक नंबर दे देता है कि मान लो 200 समथिंग 250 दे दिया, तो मीन्स वो किस कैटेगरी में आएगा। तो हमने एक फ़ोन नंबर पे इसका चार्ट बना रखा है कि 0 to 50 अगर किसी उसका है तो गुड, मतलब वो अच्छा है, उसमें एयर क्वालिटी वहाँ का बहुत अच्छा है। अगर 51 to 100 है तो सेटिस्फैक्ट्री है, कोई इशू नहीं। अगर 101 to 200 के बीच में है तो मॉडरेट है। फिर 201 to अगर 300 के बीच में है तो पुअर है। और अगर 301 to 400 है तो वेरी पुअर है। इसका मतलब है कि जो दिल्ली का एयर क्वालिटी है वो 301 से 400 के बीच का है। और अगर 401 to 500 हो जाता है तो एक सीवियर कंडीशन होती है, अलार्मिंग स्टेज है। यहाँ पे आने पे अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल बॉडी सबको सुनना पड़ेगा। और एक बार शायद आपने सुना होगा कि बीजिंग, चाइना का जो है, वहाँ पर 400 से एबव हो गया था, तो बहुत अलार्मिंग स्टेज था वो। बट एनी हाउ वहाँ पे कंट्रोल हुआ। दिल्ली में भी कई बार ऐसा हो जाता है, बट अभी तक अलार्मिंग स्टेज में शायद नहीं आया है। तो सीपीसीबी इतना था। नीचे क्या होता है कि हमारा जो एक्चुअली इन्वायरमेंट बोल दें या पोल्यूशन बोल दें, ऐसा कुछ एक जो हमारी लिस्ट बनी हुई है ना, कि कौन सी लिस्ट में जो टास्क हैं वो स्टेट देखेगा, या कौन सी लिस्ट में टास्क हैं जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा। तो उसमें 3 तरीके की लिस्ट बनाई गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसमें सबसे पहले आता है सेंट्रल का लिस्ट, इसके बाद आता है स्टेट का लिस्ट, और इसके बाद आता है कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट मतलब होता है कि ऐसा टॉपिक या ऐसा पॉइंट या ऐसा फील्ड जो बहुत कंसर्निंग होता है सेंटर के एज वेल एज स्टेट के। तो पोल्यूशन और ये हम क्या बोल सकते हैं, इन्वायरमेंट, ऐसा करके कोई क्लॉज या कोई पॉइंट या कोई टॉपिक इस किसी भी उसमें है नहीं। बट वही है कि फॉरेस्ट और जो हमारा सैनिटेशन एंड वाटर, ये जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है। जब ये इस वजह से आता है तो सीपीसीबी सेंट्रल के लिए हो गई, एक एसपीसीबी होती है स्टेट
पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, और जो एसपीसीबी होती है वो सेंट्रल का जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके साथ मिंगल अप करके, टाई अप करके चीज़ों को इलिमिनेट करने की कोशिश करता है या रिड्यूस करने की कोशिश करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सीपीसीबी। आई होप आज थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो रहा है, बट आप अच्छे से समझ पाएँ, ये थोड़ा ज़्यादा मायने रखता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो पॉड होटल्स करके है, बहुत न्यूज़ में है अभी। एक्चुअली अभी न्यूज़ में इस वजह से है कि इंडिया में पहला जो पॉड होटल है वो ओपन किया गया है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन में। क्या है, मैंने दो फोटोज़ दे रखी हैं, एक हमने लेफ़्ट साइड में दिया है और एक राइट साइड मिड में दिया है, आप देख सकते हैं। इसमें क्या है कि ये कैप्सूल होटल्स टाइप हैं, पॉपुलरली आपको पता ही है पॉड होटल्स के नाम से जाने जा रहे हैं। इनका मेन एम होता है कि बहुत ज़्यादा अकोमोडेशन दे दें लोगों को इन लेस स्पेस। जैसे कि पता है कोविड-19 आ रहा है तो लोग मतलब सैनिटाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। दूसरा ये है कि लोग भीड़ में मिंगल अप नहीं होना चाहते, तो बड़े बड़े रूम्स में क्या होता था कि जैसे बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पे स्पेस की कमी हो जाती थी, तो कभी कभी एक रूम पे दो दो लोग रुकते थे या कुछ इस तरीके से। तो एक ऐसा काफ़ी दिन से चल रहा था, बट ऑफिशियली इंडिया में मुंबई में अभी आया। ये सबसे पहले डेवलप किया गया था जापान में। वहाँ का एरिया कम है तो लोगों ने सोचा कि हम इस तरीके से ऑक्यूपाइड कर लेते हैं। वहाँ पर ज़्यादा इफेक्टिव होता है जहाँ पर बहुत कम स्पेस होता है और जो मूवमेंट है लोगों का वो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये अच्छे से काम करेगा। दे आर कॉम्पैक्टेड, जैसे कि बता दिया कि छोटे ही होते हैं, कैप्सूल टाइप हैं, कॉम्पैक्टेड हैं, पैक्ड फुल ऑफ कंफर्टेबल डिज़ाइंस, बहुत कंफर्टेबल डिज़ाइन से बने हैं। आप साइड में देखिए एक लोगों की फ़ोटो लग रही है, वो ऐसा लग रहा है कि हॉस्पिटल में है बट ऐसा नहीं है। वो जो पॉड होटल्स का एक एक पार्ट है या एक रूम है उसमें, या एक सेक्शन है उसमें है वो। अट्रैक्टिव फीचर्स रहते हैं उसमें बहुत सारे, और बहुत ही कंपेटिवली जो प्राइस्ड है उसमें। फैसिलिटीज़ होती हैं कि उसमें टीवी होगा, स्मॉल लॉकर होगा, मिरर होता है, एडजस्टेबल एसी रहता है, एयर फिल्टर्स रहते हैं, रीडिंग लाइट्स, और बहुत सारे उसमें फीचर्स मिलते हैं, हमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं। मेन चीज़ ये है कि ये आया कहाँ है और इसको कौन ला रहा है। तो आईआरसीटीसी ने इसका कॉन्ट्रैक्ट अर्बन पॉड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया है। यही अर्बन पॉड लिमिटेड पॉड होटल्स को या पॉड रूम्स को सेटअप करेगी, उनको ऑपरेट करेगी, उनको मैनेज करेगी। 9 ईयर्स का ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसमें क्वेश्चंस क्या आ सकता है, सबसे पहले तो ये कि पॉड होटल्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगेगा कि सुनते हैं पॉड होटल्स क्या है तो समझ में नहीं आता क्या होगा। दूसरा ये है कि अर्बन पॉड प्राइवेट लिमिटेड पूछ सकते हैं कि कौन इसको ला रहा है और किसके तहत, किसके थ्रू हो रहा है। वो रेलवे स्टेशन में हो रहा है, दैट मीन्स आईआरसीटीसी ही उसका माई बाप होगा जैसा भी है। चलिए, अभी आपको बोनस इन्फॉर्मेशन में हम वो चीज़ें बताते हैं जो आपसे हमने बोला था कि ये कैसे है क्या है। हालांकि मैंने इसमें लिख भी दिया है, तो आप देख लीजिए। जो नेवी डे ऑब्जर्व होता है वो 4 दिसंबर को होता है। क्यों होता है? क्योंकि 4 दिसंबर 1971 में ना इंडियन नेवी ने एक बहुत ही सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन किया था जिसका नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट। उसमें क्या किया था कि इंडियन नेवी ने जो कराची नेवल बेस था पाकिस्तान का, उसको तहस नहस कर दिया था। अगर आपको ज़्यादा कुछ देखना है तो आप एक मूवी है द गाज़ी अटैक मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग मूवीज़ देखने लग जाइए, बट द गाज़ी अटैक आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगी कि कैसे फंक्शनिंग होती है। उस मूवी से हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ और इमोशंस के साथ साथ देश के लिए हम कितने ज़्यादा होते हैं और पैनिक सिचुएशन में हमारा माइंड कितना काम करता नहीं करता है, वो तो बात की बातें। बट ये जो अगर आप ऑपरेशन ट्राइडेंट के बारे में जानना चाहते हैं या पाकिस्तान का जो कराची नेवल बेस था उसको तहस नहस किया था इंडियन नेवी ने, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो एक बार द गाजी अटैक मूवी देख लीजिएगा। काफ़ी पुरानी तो नहीं है, अभी 2-3-4 साल पहले की है। तो 4 दिसंबर को वो ऑपरेशन ट्राइडेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया था, इस वजह से नेवी डे तब से मनाया जा रहा है। इसके बाद हमने आपसे पूछा था कि एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, तो हमने बताया था कि ये रेरा में आया था। एस्क्रो अकाउंट रेरा में आया था तो हमने बताया था कि 70% जो मनी होती है वो एक सेपरेट अकाउंट में डाल देते हैं, तो वो अकाउंट ही रेरा एस्क्रो अकाउंट कहलाता है। उसमें क्या होता है कि एक थर्ड पार्टी अकाउंट होता है जहाँ पे फंड रखा जाता है। जैसे ही वो ज़मीन जो है या जो भी प्रॉपर्टी है वो लीगलाइज वे में बायर के पास पहुँच जाती है,
तो जो एस्क्रो अकाउंट है उसका पैसा जो है वो जो अल्टीमेट पार्टी जो सेलर है उसके पास ट्रांसफ़र करी जाती है। तो अभी आप इसमें स्क्रीन में देख भी लेंगे, पढ़ भी लेंगे, समझ में आ जाएगा आपके। तो ये था 21 नवंबर 2021 का 5 के पंच के तहत। बाकी आप लोग यहाँ तक रहे, थैंक यू सो मच। और जैसे कि हमेशा मैं बोलता हूँ कि बस मुस्कुराते रहिए, अगर आप हंसेंगे तो सब सही हो जाएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।